हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो टॉपर्स। दिस इज जितेंद्र। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 1420 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 यांत्रिकी। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, इसे जड़त्व का नियम भी हम बोलते हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम आपको याद रखने हैं। पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, दूसरे को बोलते हैं संवेग का नियम, तीसरे को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं वहां पर साधारण यंत्र का यूज करेंगे तो आप जितना बल पहले लगा रहे थे मशीन का यूज करने के बाद आपको कम बल लगाना पड़ेगा और काम आपका उतना ही होगा। तो हम पुली के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमें 100 न्यूटन का फोर्स उठाना है तो अगर हम एक पुली का यूज करेंगे तो हमें 100 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ेगा। अगर हम दो पुली का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम 50 न्यूटन का बल लगाकर हम 100 न्यूटन उठा लेंगे। जैसे जैसे हम पुली की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं हमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा क्रेन में पुली लगी होती है, वहां पर कम फोर्स लगा करके हम अधिक बल उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग थोड़ा बढ़ेगी, क्योंकि जब वो सांस लेगा अंदर तो हवा का कुछ न कुछ वेट होगा। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देख सकते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में अंदर डालते हैं तो कपड़े इस प्रकार कुछ रोटेट करते हैं, तो इसमें जो हल्के पार्टिकल होते हैं कपड़े के अंदर वो बाहर की ओर जाते हैं। बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रण बल कहते हैं, अंदर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत, यह भी अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। ये आपको याद रखना है डायग्राम। और ये फोर्स, अंदर की ओर कौन सा फोर्स लगता है और बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। पहले हम देख लेते हैं सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अदिश राशियां वह होती हैं जिनमें हमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आयतन। आयतन में हमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होगी, संवेग सदिश राशि हो जाएगी। ये हम पहले देख चुके हैं, इसके आप उदाहरण याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जिसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ये आपको याद रखना है, सदिश राशि और अदिश राशि के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसमें हमें संवेग और वेग का अनुपात प्राप्त करना है। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अगर हम इसमें वेग डिवाइड कर देंगे तो खाली द्रव्यमान बचेगा, तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है। इसमें फोर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है F = ma। m होता है द्रव्यमान, a होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण बोलते हैं। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करना है। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को समान करके हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम कोई घन लेते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई l है, ठीक है, तो उसका आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये L³ हो जाएगा। अब हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें टोटल 6 फेस है, 6 इंटू एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये हो जाएगा L²। तो ये 6L², दोनों को समान कर देंगे तो भुजा की लंबाई 6 आ जाएगी। सही ऑप्शन डी पार्ट। ऊर्जा संरक्षण के आशय से मतलब है ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती और ना ही मिटाई जा सकती, तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसे हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी सोलर सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और बैटरी में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर दोबारा जब हम इमरजेंसी लाइट को ऑन कर रहे हैं तब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर ऊर्जा का ट्रांसफर एक रूप से दूसरे रूप में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के बाद हम देख सकते हैं पवन चक्की के माध्यम से हम गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा का अभी हम देख चुके हैं। पवन चक्की जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यही पूछा है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किसके कारण होता है। यह होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण। इसे गति का पहला नियम भी कहते हैं। गति का पहला नियम यह होता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह हमेशा गतिशील ही रहेगी जब तक कोई उसमें बाह्य बल न लगा
लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ट्रेन पहले स्थिर है, उसमें बाह्य बल लगा करके उसको गतिशील किया गया, तो यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। अगर ट्रेन गतिशील होती और उसे ब्रेक लगा करके स्टॉप किया जाता तो वहां पर हो जाता गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। कारण तो इसका सही दिया हुआ है, यह होता है संवेग संरक्षण का नियम। कथन देख लेते हैं, एक व्यक्ति फ्रिक्शन लेस सरफेस पर खड़ा है। फ्रिक्शन लेस होने की वजह से यह पैरों से गति नहीं कर पाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। जिस दिशा की ओर यह सीटी बजाएगा तो मुंह से कुछ हवा निकालेगा। जिस दिशा में हवा निकलेगी उसके विपरीत दिशा में इसकी बॉडी में कुछ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से यह गति करने लगेगा। यह फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 0 होगा, जिससे यह बैलेंस नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो पार्ट ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। सही ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसमें दो सिचुएशन को कंपेयर किया गया है। भरी हुई गाड़ी है, मान लीजिए एक विरामा अवस्था में है और दूसरी सिचुएशन में ये गतिशील है। तो इसमें बोला गया है विरामा अवस्था में हमें इसे अधिक धक्का देना पड़ेगा गतिशील करने के लिए, और गतिशील अवस्था में इसको गतिशील बनाए रखने के लिए इसमें कम धक्का देना पड़ेगा विरामा अवस्था के कंपेयर में। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये गतिशील हो जाएगी तो इसके पहियों और सरफेस के बीच का घर्षण बल कम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो यहाँ पर हम नाव के द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान का रेशियो निकाल लेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम यूज करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। कूदने के पहले का संवेग हम देख लेते हैं और कूदने के बाद का संवेग। कूदने के पहले का संवेग 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों स्थिर पोजीशन पे हैं, तो इनकी वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी। तो दोनों का संवेग हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आएगा। और कूदने के बाद का संवेग हम कैलकुलेट करेंगे। नाव का वेट हम मान लेते हैं v और यहाँ पर मनुष्य का वेट हम मानते हैं m। इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। मनुष्य इस डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल हो जाएगी, यह 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे खिसकती है। कूदने के पहले का संवेग 0 और कूदने के बाद का संवेग, मनुष्य का कितना हो जाएगा संवेग, ये हो जाएगा m × 5 मीटर पर सेकंड प्लस ये हो जाएगा अब बोट का संवेग v इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको -0.5 ले लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, m × 5 = b × 0.5। तो ये संवेग हो जाएगा नाव का द्रव्यमान मनुष्य का द्रव्यमान पर v/m हो जाएगा, तो 5/0.5, तो ये 10 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाएगा तो वह समान दूरी पर ही रुकेंगी क्योंकि गतिज ऊर्जाएं समान है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको यह पॉइंट याद रखना है, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाएगा तो वह समान दूरी पर ही हमेशा रुकेंगी। अगला क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है 12 mv²। तो दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ है। पहली वस्तु का हम मान लेते हैं k1 = 12 mv1², दूसरी वस्तु का k2 = 12 mv2²। इसमें हमें दोनों का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है 4/9। mm कैंसिल हो जाएगा तो टोटल कितना आएगा, v1 = v2 आएगा √4/9, ये हो जाएगा 2/3। सही ऑप्शन बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है, रिएक्शन फोर्स R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें बोला है जब कार हमारी खड़ी है और जब चल रही होती है तो उसके पहियों में जो रिएक्शन फोर्स लगता है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब कार खड़ी होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगता है और जब कार चल
रही होती है तो डायनेमिक फ्रिक्शन कम लगता है। डायनेमिक फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, चलती हुई कार में डायनेमिक फ्रिक्शन कम लगेगा और रिएक्शन फोर्स भी हमारा कम ही लगेगा। तो यह R से कम होगा, यह R से कम होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में पूछा गया है। तेल से अंशतः भरा हुआ सामान्य त्वरण से जा रहा है, तो इसकी स्पीड एक सामान्य रेट से इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज हो रही। तो इसकी स्पीड जब बढ़ेगी तो तेल का लेवल कुछ इस तरह होगा। तो ये क्या होगा, तेल का लेवल पीछे की ओर हमारा ज्यादा होगा और आगे की ओर कम होगा। तो इसमें गहराई कहाँ होगी, पीछे की ओर ज्यादा होगी। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों का वाहन अगर वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाएगा तो वह बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये दोनों सिचुएशन ना हो, इसीलिए हम वृत्ताकार परिपथ पर रोड को बाहरी किनारों पर हम ऊंचाई रखते हैं और अंदर के किनारों में थोड़ा गहराई रखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से निकालेंगे, ए निकालना है हमें, ए हो जाएगा v - u/t। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।